हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के स्टेप्स के बारे में पढ़ा था और देखा था कैसे लास्ट में हमें एक सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि जो प्रोडक्शन था, इतना ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ा था। 1960 से 2000 के बीच में जो प्रोडक्शन था बेटा वीट एंड राइस का इतना ज़्यादा हुआ था जब ये टर्म यूज़ की गई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वराइटीज़। ये हाई यील्डिंग वराइटीज़ की वजह से बेटा 1960 से 2000 के बीच में जो वीट एंड राइस का प्रोडक्शन था, वीट का प्रोडक्शन पहले 11 मिलियन टन था और हाई यील्डिंग वराइटीज़ का यूज़ करके जो वीट प्रोडक्शन था वो 11 मिलियन से 75 मिलियन टन तक इंक्रीज़ हो गया था। और ऐसे ही राइस जो पहले 35 मिलियन टन था वो हमने वराइटीज़ अच्छी यूज़ की, जिस वजह से राइस का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हुआ, ऑलमोस्ट 35 मिलियन टन्स टू 89.5 मिलियन टन तक राइस प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया था। 35 मिलियन से आप देखें 89.5 ऑलमोस्ट 90 मिलियन टन राइस प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया था। तो ये इंक्रीज़ जो हुआ है ये किस वजह से हुआ, इसके बारे में हम देखते हैं बेटा। तो एक साइंटिस्ट हैं हमारे पास, नॉर्मन ई बोरलॉग, इन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट को प्रोड्यूस किया। कहाँ पर? इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको। मैक्सिको के अंदर सेमी ड्वार्फ वीट की वैरायटी को डेवलप किया गया। सेमी ड्वार्फ क्यों लिया गया यहाँ पर? सेमी ड्वार्फ का मतलब है बेटा प्लांट होगा वो ना ज़्यादा टॉल होगा ना ज़्यादा ड्वार्फ होगा। तो सेमी ड्वार्फ करैक्टरिस्टिक्स जो है वीट की ये प्रोड्यूस की थी इन्होंने। और इंडिया के अंदर 1963 में जो वीट की वैरायटी प्रोड्यूस की गई थी सोनालिका एंड कल्याण सोना, ये वीट की हाई यील्डिंग एंड डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी जो इंडिया के अलग अलग जगह पर ग्रो करा करके देखा गया था इसे, और इंडिया में इनको डेवलप किया गया था। और 1966 में बेटा राइस की, ठीक है, राइस की IR8 ये हाई यील्ड प्रोड्यूसिंग राइस है जो डेवलप किया गया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको IRRI भी बोलते हैं, फिलीपींस के अंदर ये वैरायटी राइस की डेवलप की गई थी। इसके बाद बेटा टाइचू नेटिव 1 ये भी राइस की हाई यील्ड वैरायटी है जो ताइवान के अंदर डेवलप की गई थी। इंडिया के अंदर राइस की जो हाई यील्डिंग वैरायटी है बेटा वो है जया एंड रत्ना। दीज आर द सेमी ड्वार्फ वैराइटीज ऑफ द राइस जो इंडिया में डेवलप की गई थी। वीट एंड राइस की इन हाई यील्डिंग वैराइटीज़ की वजह से ही 1960 से लेकर के 2000 के बीच में जो प्रोडक्शन हुआ था बेटा बहुत ही ज़्यादा हुआ था। तभी जो टर्म यूज़ करते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन, उसी दौरान ये टर्म भी यूज़ की गई थी क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा था। इसके साथ बेटा शुगर केन की वैरायटी भी डेवलप की गई थी इंडिया के अंदर। जैसे मैं ये बता रही हूँ आपको, शुगर केन की जो दो वैरायटी थी, एक थी सैक्रम बैरबेरी जो नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो कराई गई थी, एक थी सैक्रम ऑफिसिनेरम। दोनों की स्पीसीज अलग अलग है। ये साउथ इंडिया की वैरायटी थी शुगर केन की, ठीक है। जो नॉर्थ के अंदर ग्रो कराई गई थी शुगर केन की वैरायटी वो थी, उसके अंदर पुअर शुगर कंटेंट था, मतलब उसमें शुगर बहुत ही लो था और बहुत ही इसका जो प्रोडक्शन था वो लो यील्ड का था। और सैक्रम ऑफिसिनेरम बेटा जो साउथ इंडिया में ग्रो कराई गई थी एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडियन वैरायटी के अंदर शुगर कंटेंट भी ज़्यादा था, उसकी स्टेम भी बहुत थिक थी। लेकिन जब इस वैरायटी को नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो कराया गया, क्योंकि नॉर्थ वाले में जो शुगर केन ग्रो हो रहा है वो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, तो साउथ वाली वैरायटी को जब नॉर्थ में डेवलप कराया गया तो इट डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया। क्योंकि आपको पता है बेटा बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट डिफरेंस होता है नॉर्थ और साउथ के अंदर। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, इन दोनों वैरायटी की क्रॉसिंग करा दी, ठीक है। सैक्रम बैरबेरी एंड सैक्रम ऑफिसिनेरम की जब हाइब्रिडाइजेशन की तो एक ऐसा शुगर केन प्लांट मिला जिसके अंदर डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स थी। डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स जो यहाँ की जो साउथ इंडिया के अंदर डेवलप होने वाले शुगर केन के अंदर थी, जैसे हाई शुगर कंटेंट था इसके अंदर, यील्ड भी हाई थी, थिक स्टेम था, और ये जो यहाँ पर हाइब्रिड शुगर केन मिला ये नॉर्थ इंडिया के अंदर इजीली ग्रो हो सकता था। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने बेटा शुगर केन की वैरायटी भी बहुत अच्छे से डेवलप की गई थी, डेवलप की प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की हेल्प से, जिस वजह से शुगर केन का प्रोडक्शन भी हाई हुआ। इसके अलावा बेटा हाइब्रिड मेज, ज्वार, बाजरा ये भी इंडिया के अंदर डेवलप किए गए थे, जिसको हम बोलते हैं बेटा मिलेट्स। मिलेट्स के अंदर ये सब आ जाएगा। और ये ऐसी वैरायटी थी जो हाई यील्डिंग वैरायटी थी और डिसीज़ के साथ साथ वाटर स्ट्रेस रेजिस्टेंट भी थी। वाटर स्ट्रेस मतलब जब पानी की कमी हो जाए उस सिचुएशन में भी ये अपने आप को डेवलप कर सकती है।
तो बेटा ये सब पॉसिबल हुआ हाइब्रिड ब्रीडिंग की वजह से। इसके अलावा बेटा जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है इसको डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया गया, क्योंकि बहुत सारे फंगस, बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं जो हमारी क्रॉप को अफेक्ट करते हैं, जिस वजह से हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन है वो 20 to 30% कम होता है, या यूँ कह लो कई बार इतना ज़्यादा इन्फेक्शन होता है जिस वजह से प्रोडक्शन होता ही नहीं है और सब लॉस हो जाता है। तो ऐसा जहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होता है वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है बेटा। तो इसीलिए प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की हेल्प से डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की गई है ताकि फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए। तो और हमारी जो क्रॉप है वो फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और बैक्टीरियोसाइड्स के ऊपर डिपेंड ना रहे। ठीक है बेटा। तो इस जैसे जो मोस्ट कॉमन डिसीज़ फंगस, बैक्टीरिया, वायरस की वजह से हमारे क्रॉप को होती है वो कौन कौन सी है एक बार हम देख लेते हैं। सम डिसीज़ कोज्ड बाय फंगाई, इट इज़ रस्ट, कॉमन हम उसको बोलते हैं। जो फंगस से होने वाली डिसीज़ हमारे प्लांट को होती है वो रस्ट होती है अलग अलग तरह की। जैसे ये वीट में अगर डिसीज़ है तो ब्राउन रस्ट ऑफ वीट बोलते हैं, शुगर केन में रेड रॉट ऑफ शुगर केन बोलेंगे, पोटैटो में बोलेंगे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये फंगस से होने वाली डिसीज़ हैं जो हमारी क्रॉप को अफेक्ट कर रही है। ठीक है। इसके बाद है बेटा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से जो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, क्रूसीफर्स क्या होता है? इट बिलोंग्स टू द ब्रासिका फैमिली। ब्रासिका फैमिली के अंदर आते हैं बेटा जैसे मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड के अंदर ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। फिर वायरसेस, वायरस से होने वाले जैसे टोबैको के अंदर टोबैको मोज़ाइक वायरस होता है जो, और जो डिसीज़ कोज करता है टर्निप मोज़ाइक होता है बेटा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे वायरस से होने वाली डिसीज़। ठीक है। तो ये बेटा कुछ डिसीज़ हैं जो हमारी क्रॉप को नॉर्मली लग जाती है। तो इसीलिए प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की हेल्प से डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की गई ताकि जो क्रॉप है वो डिसीज़ से बची रहे और हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ता रहे। डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए बेटा हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड है कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक और दूसरा है म्यूटेशन ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक बेटा जिसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे स्टेप पहले ही बताए हैं कि कैसे हम जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करते हैं, फिर उनमें से सुपीरियर जीन्स को सिलेक्ट करके उनकी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराई जाती है। फिर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से जो सुपीरियर हाइब्रिड हमें मिलते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है, इवैल्यूएशन की जाती है, उनको फर्दर फिर उनकी ब्रीडिंग करके फिर जो बेस्ट वन होता है उसको निकाला जाता है, उसको फिर ग्रो किया जाता है अलग अलग फील्ड के अंदर, देन उसको कमर्शलाइज किया जाता है। तो जो स्टेप हमने पीछे पढ़े थे वो सारे कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक के थे। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक की हेल्प से बेटा कौन कौन सी क्रॉप की नई वैरायटीज़ बनाई गई हैं जो पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए स्पेसिफिक है, जो डिसीज़ रेजिस्टेंट है आगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सबसे पहले जो वीट क्रॉप है बेटा इसकी नई वैरायटी बनाई गई है हिमगिरी, इस मेथड की हेल्प से, कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक की हेल्प से। और ये वैरायटी आगे जब ग्रो कराएंगे तो इसके ऊपर कोई भी इस तरह की डिसीज़, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट या हिलबर्न डिसीज़ नहीं होगी। ठीक है। पहले वीट जो नॉर्मल वीट हम ग्रो करते थे बेटा उनको ये डिसीज़ नॉर्मली लग जाती थी जिससे वीट प्रोडक्शन कम हो जाता था। तो साइंटिस्ट ने अपनी नई टेक्निक की हेल्प से वीट की और बाकी सभी क्रॉप्स हैं इनकी नई वैरायटी प्रोड्यूस की जो आगे फर्दर डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी थी। जैसे ब्रासिका है, ब्रासिका फैमिली के अंदर मैंने बताया आपको पहले भी मस्टर्ड या राई जिसको हम बोलते हैं वो आते हैं। तो इसकी जो वैरायटी बनाई गई होती पूसा स्वर्णिम, ठीक है, इसको हम करंट राई भी बोलते हैं। ये स्पेसिफिक थी किस डिसीज़ के लिए? वाइट रस्ट, जो इस प्लांट के अंदर होने वाली सबसे कॉमन डिसीज़ है। इसी तरह से कॉलीफ्लावर, इसकी जो वैरायटी डेवलप की गई थी पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल K1, ये नाम आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे और ये डिसीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो जो कॉलीफ्लावर को लगने वाली डिसीज़ थी बेटा वो थी ब्लैक रॉट एंड ब्लैक रॉट। लेकिन इस वैरायटी के डेवलप होने के बाद हमारी क्रॉप को ये डिसीज़ अब अटैक नहीं कर सकती। देन इसके बाद काउपी क्या होता है बेटा? आपने लोबिया नाम सुना होगा, लोबिया को बोलते हैं। इसकी भी नई वैरायटी डेवलप की गई पूसा कॉमन, जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंट थी। इसी तरह से चिली की जो वैरायटी डेवलप की गई पूसा सदाबहार, ये थी चीला मोज़ाइक वायरस एंड टोबैको मोज़ाइक वायरस एंड लीफ कर्ल के लिए ये वैरायटी रेजिस्टेंट थी। ये हमने बेटा यहाँ पर कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स की हेल्प से जो डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी हमने डेवलप की गई है उनकी डिस्क्रिप्शन थी कि कौन सी क्रॉप किस डिसीज़ के लिए अब रेजिस्टेंट हो गई है।
कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक की हेल्प से बेटा लिमिटेड नंबर ऑफ रेजिस्टेंट जीन्स का ही पता चल पाता है। तो हम सेकेंड मेथड इसमें यूज़ करते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग। म्यूटेशनल वर्ड आपने सुना है, म्यूटेशन होता है सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द प्लांट और एनिमल्स, और वो चेंज कहाँ होता है बेटा, जीन्स के अंदर होता है वो चेंज। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग हम कैसे यूज़ करते हैं, इस मेथड के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड, जीन्स के अंदर वेरिएशंस की जाती है विच देन रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ ट्रेट्स यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं। जैसे ही म्यूटेशन की जीन्स को चेंज किया तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी यानी कि जो फिनोटाइप है वो भी चेंज हो जाएंगे, नॉट फाउंड इन द पेरेंटल टाइप, जो उसके पेरेंट प्लांट के अंदर नहीं होंगे। जो नया प्लांट प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर नए कैरेक्टर होंगे, क्योंकि जो पेरेंट प्लांट है उसके जीन के अंदर म्यूटेशन की है, जिस वजह से जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा उसके अंदर क्या होंगे, वेरिएशन होंगे, और वो वेरिएशन उसके पेरेंट प्लांट के अंदर नहीं होंगे। ये म्यूटेशन कैसे इंड्यूस की जाती है बेटा, इसको हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये नेचुरल म्यूटेशन नहीं है, ये हम करा रहे हैं। तो इंड्यूस करा रहे हैं, जैसे गामा रेज हो गई, यूवी रेडिएशंस हो गई, या किसी केमिकल की हेल्प से इस म्यूटेशन को प्लांट के अंदर किया जाता है। तो जैसे मूंग बीन प्लांट के अंदर ये म्यूटेशन ब्रीडिंग की हेल्प से हमने जो नया मूंग बीन प्लांट डेवलप किया है वो रेजिस्टेंट है येलो मोजाइक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज से। ये पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज एक फंगल डिसीज है जो मूंग बीन को खराब कर देती है, इसके प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है। तो इन डिसीज के लिए मूंग बीन को रेजिस्टेंट किया गया था विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग। ओके, इसके अलावा बेटा रेजिस्टेंट जीन्स के सोर्स वाइल्ड स्पीसीज के अंदर भी होते हैं, या फिर सेम क्रॉप स्पीसीज के अंदर, या उस क्रॉप के जो रिलेटिव वाइल्ड स्पीसीज होती हैं या वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं उनके अंदर भी ये रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, भिंडी का एग्जांपल है। तो भिंडी से जो भी रिलेटेड वाइल्ड स्पीसीज होगी, या हो सकता है इसी के सेम क्रॉप के अंदर वो रेजिस्टेंट जीन हो जिसके लिए नॉर्मल भिंडी रेजिस्टेंट नहीं है, तो हम उस रेजिस्टेंट जीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, वाइल्ड रिलेटिव ऑफ डिफरेंट कल्टिवेटेड स्पीसीज। डिफरेंट कल्टिवेटेड में तो यहाँ पे है कि अगर हम भिंडी के अलावा और भी कोई एग्जांपल लेते हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक भिंडी का एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, वाइल्ड रिलेटिव ऑफ भिंडी। ठीक है, भिंडी क्रॉप जो होगी उससे सिमिलर जो क्रॉप होगी, सेम क्रॉप या फिर उसी से रिलेटेड क्रॉप जो होगी, वहाँ से हम रेजिस्टेंट जीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि जो वाइल्ड स्पीसीज होते हैं इनके अंदर यील्ड तो लो होती है, लेकिन इनके अंदर रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से हम उस जीन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, रेजिस्टेंट जीन को, जो कि रेजिस्टेंट होता है येलो मोजाइक वायरस से के लिए। ठीक है, तो ये भिंडी जो है ये नॉर्मल भिंडी है जिसका साइंटिफिक नेम है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। ये भिंडी जो है बेटा ये नॉर्मली तो रेजिस्टेंट नहीं होती, लेकिन जब हम वाइल्ड रिलेटिव से जीन एक्सट्रैक्ट करके इस भिंडी के अंदर डाल देते हैं तो अब ये भिंडी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंट हो जाएगी येलो मोजाइक वायरस के लिए। और अब जो नई वैरायटी बन के तैयार हुई है भिंडी की, उसको हम बोलते हैं प्रभानी क्रांति। प्रभानी क्रांति भिंडी की ऐसी वैरायटी बेटा जो अब रेजिस्टेंट है येलो मोजाइक वायरस के लिए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर हमने बता दिए डिफरेंट सोर्स जिससे हम प्लांट को रेजिस्टेंट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए। इसके अलावा बेटा हमारे पास टिश्यू कल्चर, सोमा क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन भी है जिनसे हम एक डिज़ायर्ड क्वालिटी का प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा प्लांट ब्रीडिंग को यूज़ किया गया है फॉर डेवलपिंग इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ द क्रॉप। इंसेक्ट एंड पेस्ट भी बेटा लार्ज स्केल में हमारी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट डेवलप होता है बेटा ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर बेटा कैसे इंसेक्ट और पेस्ट रुक जाते हैं, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले कॉटन प्लांट होता है। कॉटन प्लांट में जो हेयरी लीव्स होती हैं, मॉर्फोलॉजिकल बोला है ना, और मॉर्फोलॉजिकल में जो उसकी जो अपीयरेंस है बाहर हमें जो दिख रही है, उसकी जो लीव्स हैं हेयरी लीव्स होती हैं जो कॉटन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द जैसिड्स। दीज आर द इंसेक्ट्स। ओके, और जो कॉटन प्लांट की कई ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनमें लीव स्मूथ होती है और नेक्टरलेस होती है, तो वो बॉलवॉर्म से बचाती हैं प्लांट को। ठीक है, बॉलवॉर्म्स के अटैक से बचाती हैं प्लांट को। देन जैसे हमारे पास वीट है,
वीट के ऊपर भी हेयरी लीव्स होती है और सॉलिड स्टेम होती है, ये भी अलग अलग इंसेक्ट पेस्ट से प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। जैसे लीफ बीटल है, पेस्ट है, ये हेयरी लीव्स की वजह से वीट प्लांट को इफेक्ट नहीं कर पाता। स्टेम सफलाई है, ये सॉलिड स्टेम होने की वजह से ये सफलाई भी स्टेम को इफेक्ट नहीं कर पाती, वीट की स्टेम को इफेक्ट नहीं कर पाती। मेज के अंदर हाई एस्पार्टिक एसिड रिलीज होने की वजह से एंड लो नाइट्रोजन, लो शुगर कंटेंट होने की वजह से जो स्टेम बोरर्स होते हैं वो इफेक्ट नहीं कर पाते। तो ये बेटा जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर इंसेक्ट और पेस्ट प्लांट को अफेक्ट नहीं कर पाते। ये करेक्टरिस्टिक्स भी बेटा प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की हेल्प से प्लांट के अंदर आई है। टेबल की फॉर्म में आप इसको याद करें तो थोड़ा याद हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस तो बेटा मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर था, जिस वजह से इंसेक्ट पेस्ट अटैक नहीं कर पाते थे इन करेक्टरिस्टिक्स की वजह से। लेकिन इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन मेथड से भी बहुत सारी ऐसी क्रॉप वैरायटी प्रोड्यूस की गई है जो इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट है। ये एक टेबल है, इस टेबल में आप देख रहे हैं बेटा डिफरेंट क्रॉप्स हैं जो डिफरेंट इंसेक्ट और पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो गई हैं। तो जैसे क्रॉप है ब्रासिका, इसकी वैरायटी बनाई गई जिसका नाम है पूसा गौरव, ये एफिड्स स्पेसिफिक इंसेक्ट या पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। दूसरा यहाँ पर है फ्लैट बीन, जिसकी नई वैरायटी बनाई गई है पूसा सैम 2, पूसा सैम 3, ये स्पेसिफिक जैसे जैसेट्स, एफिड्स और फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंट है। तीसरा यहाँ पर भिंडी है, जैसे इसकी वैरायटी का नाम है पूसा स्वानी एंड पूसा A4, ये शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंट है। तो ये बेटा हो गया प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स जिसकी हेल्प से बहुत सारी वैरायटीज इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट बनाई गई हैं।